हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ दिव्य पर। मैथ दिव्य में आज हम पहली कोर्स 10th क्लास का बोर्ड, जो विभिन्न हिंदी भाषी बोर्ड हैं, जैसे आपके बिहार बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए, राजस्थान बोर्ड हो गए, जो भी हिंदी भाषी बोर्ड हैं उन बोर्ड की तैयारी एनसीईआरटी बुक मैथ का हम करने जा रहे हैं। उसका शुरुआत, और जिस शुरुआत में जिसका एक्सरसाइज का फर्स्ट नाम नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संख्या पद्धति का बेसिक जानकारी, क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो आपके रेगुलर क्लास के रहेंगे। पूरे मैथ, हिंदी भाषी मैथ एनसीईआरटी बोर्ड के जितने भी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड से संबंधित सारे प्रश्न के उत्तर हम आपसे करवाएंगे आपके पास, आपके द्वारा, इस चैनल मैथ दिव्य चैनल पर। अब आते हैं कि नंबर सिस्टम, संख्या क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल जाए और आप उससे अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाएँ। 99.9% आपको हम मैथ में दिलवाएंगे, ये हमारी गारंटी है, आपके साथ मेरा कमिटमेंट है। आप इस चैनल पे मैथ दिव्य पर बने रहें। आज से आपको रेगुलर मैथ हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, साथ साथ बेसिक जानकारी भी करवाएंगे, और एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व भी आपके साथ बैठ के आसानी से करेंगे। जिसमें पहला एक्सरसाइज आपके सामने है, ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि संख्या की शुरुआती ढंग से अभी तक एडवांस लेवल, उच्च लेवल तक में क्या सिस्टम है, वो संख्या सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है 1 के बाद 100 नहीं होता है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होता है। इसको बोलते हैं सिस्टम, पद्धति। 1 के बाद सीधा 1 लाख नहीं होता है, क्योंकि 1 के और 1 लाख के बीच में जो सिस्टम लगा हुआ रहता है वही सिस्टम नंबर सिस्टम कहलाता है। सारे संख्या अंक अपने साथ जुड़े कोई सिस्टम पद्धति से रहते हैं। उसमें हमें 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और उसमें वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें वास्तविक संख्याएं में आपके सामने कौन सी संख्याएं पहले आती हैं? पहले आती हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? अब देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या। अभी तक आपने कोई भी बोर्ड में देखा है प्राकृत संख्या का परिभाषा पूछा है? नहीं। प्राकृत संख्या फिर भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि ये पद्धति में है, ये गणित के पद्धति में प्राकृत संख्या पहले, उसके बाद पूर्ण, ऐसे ये पद्धति बना हुआ है। इसीलिए इस सिस्टम को पढ़ना होता है। सिस्टम से बाहर यदि हम पढ़ेंगे तो हम गणित में स्कोर हासिल नहीं कर पाएंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है? रियल नंबर है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब क्या है? सारे रियल नंबर है। जितने भी भाग के बच्चे के असंख्याएं हैं, जो भी, वो सारे क्या है? रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर का तात्पर्य होता है कि जिस संख्या का आधुनिक या वर्तमान जीवन में प्रयोग किया जाए उसे रियल नंबर कहते हैं। अब इस रियल नंबर का मतलब हम समझ में आ गया। अब हम इस रियल नंबर के बाद क्या समझेंगे कि हमें प्राकृत संख्या क्या है के बारे में जानकारी लेना है। प्राकृत संख्या समझना है। प्राकृत संख्या क्या है? जैसे हम काउंटिंग कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए आप वर्ग में है, क्लास में है, और क्लास में आपको बोला जाए कि आप अपने क्लास में कितने छात्र हैं काउंट कीजिए, तो आप कहाँ से शुरू कीजिएगा? जब भी शुरू कीजिएगा 1, 2,
अमित यदि शुरू में है तो उस अमित 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या आपका अटेंडेंस बनता है क्लास में, तो अटेंडेंस भी कहाँ से शुरू किया जाता है? एक, रोल 1, रोल 2, रोल, ऐसे ही आप यदि रोड पे चलते हैं तो ये साइकिल देख रहे हैं, कई साइकिल चल रहे हैं, तो साइकिल काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, यही प्राकृत संख्या हो गया। जिस संख्या को हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं और जिसकी शुरुआत हम करते हैं गिनती के रूप में, वही गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या में अगले प्राकृत संख्या 1 जोड़ देते हैं तो वो नेक्स्ट प्राकृत संख्या बनते जाएगा। ये क्या होगा? नेक्स्ट। यदि हम ये जोड़ते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट बनते जाएगा। और ये कहाँ तक? ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, अनंत तक है, इसका लिमिट ही नहीं है। किसी भी प्राकृत संख्या के अंत में 1 हम प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट प्राकृत संख्या मिलते जाएगा हमें। ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या में अब दूसरा लाइन हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल का मतलब पूर्ण, पूरा का मतलब हम जो काउंट करते हैं तो काउंट में हमें पता चला, क्या पता चला? कि हम अमित को 1 नंबर पे काउंट किए, चंदन को 2 नंबर पे किए, राहुल को 3 नंबर पे काउंट कर लिए। ये तो हम काउंट करते गए कि हमारे क्लास में, वर्ग में 102 छात्र हैं। तो 102 छात्र जब हमारे क्लास में हैं तो कोई ना कोई जगह तो खाली भी होगा। वहाँ कौन बैठा हुआ है? उसको दर्शाने के लिए गणित में एक चीज का आविष्कार किया गया था, वो वैज्ञानिक लोग किए थे, जिसका नाम है शून्य। और शून्य ना होता तो हम 9 तक ही अटक के रह जाते। शून्य के कारण हम 9 संख्या के बाद वाले संख्या को भी पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। तो प्राकृत संख्या के परिवार सदस्य में शून्य को पहले हम जोड़ देते हैं, खाली स्थान जिसको बोला जाता है, शून्य जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या भी आपका शून्य से शुरू होता है और हम उसमें 1 जोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट पूर्ण संख्या आपको मिलते जाएगी। 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर 3, ये अनंत तक। कहाँ तक? ये भी आपका पूर्ण संख्या भी अनंत तक होगा। अब वास्तविक संख्या में हम तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं, वो है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण और अंक दोनों। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब कि आपके साथ इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या बोलेंगे। और 0 क्या हो गया इस पूर्णांक संख्या में? ये उदासीन हो गया, ये उदासीन संख्या है। और -1, -2, -3, इस प्रकार से हमारी एक संख्या रेखा पे संख्या ऐसे चलेगी। तो यही आपका पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक में क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक, इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। ये संख्या क्या कहलाएगी? ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ये धनात्मक संख्या कहलाएगी और 0 उदासीन कहलाएगा। और इसी संख्या को, जिसे हम संख्या रेखा पर भी निरूपित करते हैं, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रहता है, वही संख्या आपका कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। वो संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। समझ में आ गए पूर्णांक क्या है? अब हम आते हैं वास्तविक संख्या के नंबर 4 में। 4 में सम और विषम संख्याएं बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है। सम, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो सम और विषम का मतलब होता है, सम का मतलब हो गया जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए। अब 14 कोई संख्या है, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 7, शेषफल 0। इसका मतलब है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 14/2, 2 साते कट करेंगे, 7 कट गया तो 14 क्या है?
सम संख्या है। इसी प्रकार 16 में हम 2 से भाग लगाएंगे, 8, 16 भागा 2, 2 8 16, 8 16 क्या है? सम संख्या है। क्यों ऐसा, क्यों आपको लग रहा है कि ये सम संख्या है? अब यहां पे लीजिए 11, 11 भागा 2 क्या आएगा? लगेगा भाग, यहां पे लगाइए 11 भागा 2, 2 पंचे 10, 5.5। ये पूर्ण रूप से भाग लगा नहीं, इसमें शेष बच गया, इसलिए ये 11 पूर्ण सम संख्या है नहीं है। यही तो साबित करना है हमें कि सम किसे बोलते हैं। सम वैसी संख्या जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे संख्याएं 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आएंगे वो सारे क्या होंगे? सम संख्याएं होंगे। और वो कहां तक? अनंत तक। सम संख्या भी आपके अनंत तक हैं। सम संख्या भी आपके क्या है? अनंत तक हैं। और ठीक इसका विपरीत विषम संख्या होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। वो क्या कहलाएंगे? वो विषम संख्या कहलाएंगे। तो विषम संख्या कहां से शुरू होगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये विषम संख्याएं भी कहां तक? अनंत तक हैं। हम प्रत्येक विषम संख्या में यदि 2 जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या मिलेगा, और प्रत्येक सम संख्या में हम 2 जोड़ते जाएंगे तो अगला सम संख्या हमें ज्ञात होते रहेगा, और वो अनंत तक। तो इसलिए सम भी हम समझ गए, विषम भी समझ गए। वास्तविक संख्या का 5वां नंबर अब आपके सामने आएगा, ये है अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं उसे समझिए। अभाज्य संख्या बोलते हैं अभाज्य। और भाज्य। अभाज्य का मतलब होता है भाज्य नहीं होना। अभाज्य का मतलब ही होता है भाज्य, प्राइम नंबर्स। जिस अभाज्य का मतलब भाग नहीं लगना, तो किसमें भाग नहीं लगेगा? अब कोई संख्या ले लीजिए 4, क्या ये भाज्य संख्या है या ये अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य का मतलब ही भाग नहीं लगना। किससे भाग नहीं लगना? किसी भी संख्या से। इसमें 2 से ही भाग लगने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या से। अब 4 में 2 से भाग लग जा रहा है पूरा। 4 में 1 से भी भाग लग जा रहा है, और 4 में 4 से भी भाग लग जा रहा है। तो 4 में तीनों से भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि 4 को भाग लगाने वाला 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इससे ये हमें प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि जो भी संख्या दी गई हो उसका भाजक जो होता है वो खुद संख्या और 1 ये तो होता ही है प्रत्येक संख्या में। और इसके अतिरिक्त यदि कोई संख्या उसको भाग लगा दे, इसके अतिरिक्त स्वयं और 4 मतलब 1 के अतिरिक्त कोई संख्या भाग लगा दे, वो संख्या ही आपको मिला के भाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य ना होके कौन सी संख्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्याएं हो गई। इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? अभाज्य समझने से पहले हमें भाज्य समझना जरूरी है, समझ लीजिए। 4 को हमने भाग लगाया, 2 से लगा, 1 से लगा और 4 से लगा। तो 4 को भाग करने वाला कितना संख्या? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, मतलब 3 संख्या। 3 संख्या से 4 में भाग लगेगा। किसी भी संख्या में स्वयं संख्या और 1 से भाग लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वयं संख्या और 1 से भाग लगता है। उसके अलावे यदि कोई संख्या उस संख्या को, दी गई संख्या को भाग लगा रहा है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और इसके अलावे स्वयं के अलावे यदि 2 यहाँ भाग इसको नहीं लगाता, तो ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या हो जाता? ये अभाज्य कहलाता। लेकिन ये तो ऐसा यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये संभव होगा नहीं। ये संभव हम अगले उदाहरण में देखते हैं।
एक संख्या 5 लेते हैं, 5 में हम जब भाग लगाएंगे तो 5 में 1 से भाग लगा, 5 में 5 से भाग लगा, 5 में इसके अलावे किसी से भाग लगा नहीं। तो 5 में हम जो भाग लगा रहे हैं 1 और 5 के अलावे किसी से भाग नहीं लग रहा है। तो हम जो आपको समझाए अभाज्य, ये ही अभाज्य है कि जिस संख्या का भाजक हो एक और स्वयं संख्या हो उसके अलावे, मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक भाजक ना हो, 2 से अधिक फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं, और कुछ उदाहरण देखिए। भाज्य संख्या अभी जो हम समझाए वही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 41। 41 में यदि हम भाग लगाएंगे तो 41 में 1 से भाग लगेगा, लग जाएगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, सीधा 41 से लगेगा। तो इसका मतलब हमारे सामने ये समझ में आया कि 41 का भाजक या फैक्टर्स, जिसको फैक्टर्स हम लिखते हैं, भाजक बोलते हैं, वो कौन कौन है? 1 है और स्वयं 41 है। मतलब केवल दो ही भाजक हैं, केवल 2 ही। तो अभाज्य संख्या के लिए हमें समझ में आया कि किसी भी अभाज्य संख्या को केवल 2 ही भाजक हो सकते हैं, 2 से अधिक भाजक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। 2 से अधिक जिसके भाजक होते हैं वो संख्याएं भाज्य कहलाते हैं। अभी जस्ट बताए हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, यौगिक संख्याएं कहलाते हैं। अब अभाज्य संख्या का हम लोग पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2 से, सबसे छोटी। और सम संख्या भी है, देखिए 2 सबसे छोटी भी है अभाज्य संख्या, और सम संख्या भी है। चूंकि इसका कोई नियम नहीं है कि अगला कौन संख्या होगा, वो तय नहीं किया जा सकता। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं 17, इस तरह से ये भी अनंत तक जा सकते हैं। अभाज्य संख्या भी आपका 2 से शुरू होता है। एक ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, एक का गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक हमें चाहिए गुणनखंड, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, भाजक और गुणनखंड, भाजक, फैक्टर्स एक ही हुए। और अभाज्य संख्या का मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है। क्लियर? अब हम आते हैं, 6 नंबर भी खत्म हो गया। 7वें नंबर संख्या में 7वां नंबर है असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जब 2 संख्याओं का HCF, जब कोई भी 2 संख्या दिया हुआ हो उसका HCF यदि 1 आए तो वो संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं। जैसे 4 और 15, ये 2 संख्याएं हैं। 4, 15 का यदि हम HCF निकालेंगे तो 4, 15 का HCF निकालिए, 4 तिया 12, 3 15, 3 एकम 3, 1 तिया 3। HCF कितना निकला? HCF 1। HCF कितना निकला? 1। जब HCF हम अभी जस्ट बताए थे तो ये 4 और 15 क्या हो गए? 4 और 15 को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इस प्रकार से जितने भी जोड़े आपको मिलेंगे वो सारे संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। 8वां नंबर संख्या, भिन्न संख्या किसको बोलते हैं? ये भिन्न, हम जिस संख्या, कोई बड़ी संख्या या कोई छोटी संख्या में दूसरी संख्या से जब भाग लगाते हैं उसी को भिन्न बोलते हैं। और इसे काट के हम जो छोटे रूप में लाएंगे वही भिन्न कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये भिन्न कहलाएगा। अब 3/2 ये क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 इसको हम 1/2 भी लिखते हैं, 1/2 भी लिखते हैं।
ये सारे जिस संख्या को भिन्न भाग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो भिन्न कहलाते हैं। अब नंबर संख्या आपके सामने है परिमेय संख्या। 9th क्लास में ये सारे हम पढ़ चुके हैं। हम आपको रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो और रिपीट में आप पुनः इसे गेन कर लें, ग्रहण करें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी भिन्न परिमेय कहलाता है। जैसे 4/2 परिमेय है, 1/2 परिमेय है, 5/3 परिमेय है, 6/3, ये सारे क्या है? भिन्न भी हैं और परिमेय भी हैं। भिन्न में हम इसे भिन्न बोल सकते हैं, लेकिन ये परिमेय का छोटा रूप नहीं है। परिमेय का छोटा रूप PYQ के रूप में लिखते हैं, जिसको हम PYQ के रूप में व्यक्त करते हैं। ये कोई पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक का मतलब है माइनस वाला, धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। -3/2 भी हो सकता है, -4/3 भी हो सकता है, कोई भी माइनस प्लस दोनों संख्याएं हो सकती हैं। शर्त इस परिमेय संख्या में एक ही है कि पूर्णांक के अलावे Q डज नॉट 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमेशा 0 से बड़ा या माइनस में होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। ये अपरिभाषित है, ये अभी तक गणित में ज्ञात ही नहीं किया गया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग कैसे लगाया जाए, कैसे लगाया जा सकता है और उसका भागफल क्या आएगा। कोई भी साइंटिस्ट अभी तक इसे परिभाषित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हमारे परिमेय संख्या में हमेशा PYQ लिखा जाता है और डज नॉट 0 Q होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हम आते हैं 10वां नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिस संख्या को हम रूट के अंदर ही रख पाते हैं, वर्गमूल के अंदर। तो 2 का वर्गमूल जब भी निकलेगा, ये 4 1 ऐसे ऐसे निकलते जाएगा। √3 का भी वर्गमूल ऐसे ही निकलेगा। जिसका वर्गमूल ना निकले, सीधा इसका हिसाब है। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले। अब आपको बोल दिया जाएगा 16 और 4 का ये अपरिमेय है या परिमेय है, तो ये तो निकल जाएगा। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, ये दोनों का वर्गमूल निकल गया। और इसको काटेंगे तो ये 2/1, ये परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल आएगा ही नहीं। अब टोटल नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या में 10 नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम अगला प्रमेय करने जा रहे हैं। प्रमेय है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। नए NCERT बुक में हम यहां से ही शुरू करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित का मतलब अंक से संबंधित जितने भी प्रश्न, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सारे अंकगणित के ही अंतर्गत आते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर हमें चर्चा करना है और पढ़ना भी है। इसे ढंग से इस बेसिक को समझिए। अंकगणित में हमें पढ़ना है भाज्य और अभाज्य के बारे में। पहले भाज्य और अभाज्य, हम दोनों विषय में अभी ऊपर हम बता चुके हैं आपके साथ अभी जस्ट। भाज्य में क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब फैक्टर्स हो। गुणनखंड हो, फैक्टर्स हो, भाजक हो। और अभाज्य में क्या है? 2 ही हो, 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही, दोनों में अंतर है। 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या और 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या। 2 से अधिक ना हो, 2 से अधिक ना हो। ठीक इसका उल्टा, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमें पढ़ना था इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, और इसे समझना है। समझने के लिए ये लाइन दिया हुआ है, थ्योरम समझते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाली क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या समझना है कि ये प्रश्न में दिया हुआ है प्रमेय में, इस प्रमेय को ढंग से समझिए कि भाज्य संख्या जो दी जाएगी आपको, उसको हम हमेशा अभाज्य में बदल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे भाज्य संख्या 14 दिया हुआ है, अब इसका गुणनखंड बोला जाएगा तो 14 का गुणनखंड हमें पता है, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा और 14 से लगेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4 गुणनखंड हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से अब 12 का लेते हैं, 12 का 1 2 3 4 6 और 12, इस प्रकार से और भी कई संख्याओं के हम गुणनखंड लिखते हैं और निकालते हैं। अब इस गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड में भी लिख सकते हैं। वही थ्योरम है कि अभाज्य गुणनखंड में इसे कैसे बदलेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अब उदाहरण जैसे हमने 14 लिया तो इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब है केवल अभाज्य संख्या इसमें रहेगा। तो 2 अभाज्य संख्या, 2 से हम 7 में लगाएंगे, 7 दूनी 14, ये अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो गया 2 गुने 7। अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हमारे पास सामने क्या आया? केवल 2 और 7, 2 संख्या ऐसी है जो ये अभाज्य संख्याएं हैं और गुणनखंड के रूप में हैं। इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। यही संख्या अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और यही थ्योरम है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसमें क्रम हम 7 गुना 2 लिखें या 2 गुना 7, क्रम का रहना जरूरी नहीं है। क्रम कोई भी आ सकता है, अद्वितीय क्रम भी हो सकता है या सीरियल क्रम भी हम रख सकते हैं। अब ये तो समझ में अंकगणित की आधारभूत आ गई गुणनखंड के बारे में। अब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अगले हम भाग में अब आने वाले हैं। थ्योरम में इतना ही समझना था। थ्योरम में हमें इतना ही समझना था। अब हमें इस थ्योरम से प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है। और कुछ उदाहरण देखना है, देख लेते हैं। और कुछ उदाहरण देखना है तो देख लीजिए। अब यदि हम 24 को संख्या लेते हैं और 24 का अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं निकालने, अभाज्य 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो क्या कैसे निकालिएगा आप 24 का अभाज्य गुणनखंड? तो 24 को का पहले गुणनखंड कितना है वो लिख लीजिए। 1 2 3 4 6 8 और 12 और खुद 24। देखिए इसमें कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 गुणनखंड हुए। अब ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या के लिए 2 ही होना चाहिए गुणनखंड, 2 से अधिक नहीं। तो 8 है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड में बना सकते हैं। यही थ्योरम है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे ये अभाज्य गुणनखंड होगा वो देखिए। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 अभाज्य संख्या, तो 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे 2 अभाज्य संख्या, 6 दूनी 12, फिर अब 2 से लगाएंगे 2 अभाज्य संख्या, 2 तिये 6। अब सारा ये बाहर में गुणनखंड की जो आ गया, क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये सारा कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य और 3 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है 2 पर 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर क्यूब घन गुना 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 24 का अभाज्य गुणनखंड ये संख्या हो गया। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। हम इसी के ऊपर आगे एचसीएफ एलसीएम सारा ज्ञात करेंगे, बनाएंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। इस नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या का ये आधारभूत प्रमेय अंकगणित का था, जिसका बेसिक ये जानकारी लेना जरूरी था। अब हम आते हैं एचसीएफ और
एलसीएम और एचसीएफ पर इसको भी समझ लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट बोलिए या लिस्ट बोलिए, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन कॉमन क्या होता है? सॉरी, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त क्या होता है? मल्टीपल्स क्या होता है? कोई भी संख्या का टेबल मल्टीपल्स कहलाता है। अब जैसे 2 और 4 का हम निकालते हैं। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, ये बढ़ते जाएगा। 4 का निकालिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सट्टे 28, ये भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें से लिस्ट मतलब होता है छोटी से छोटी। अब ये देखिए, दोनों में कॉमन हमें ढूंढना क्या है? कॉमन संख्या ढूंढना है। किसके किसके बीच कॉमन ढूंढना है? 2 और 4 के मल्टीपल्स के बीच। 2 और 4 के मल्टीपल्स के बीच जो कॉमन संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी? ढूंढिए उसको। कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपका 4। देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 4 है। ये हम क्या करेंगे? हमारे सामने कॉमन कौन सी संख्या है? ये 4 और ये 4, ये दोनों कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब है लोएस्ट संख्या जो होगी, एलसीएम बराबर 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। लोएस्ट संख्या हमारे पास मिल गया। ये लोएस्ट संख्या है दोनों टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में सबसे छोटी संख्या। तो जब भी एलसीएम निकलेगा दो संख्याओं के बीच एलसीएम जब भी निकलेगा तो दोनों के मल्टीपल्स में जो लिस्ट संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, वो उसका एलसीएम कहलाता है। अब ये तो एलसीएम और एचसीएफ समझ लीजिए। अब एचसीएफ समझ लीजिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स निकालना है। मान लीजिए 2 और 4 उदाहरण लिए थे, तो 2 का फैक्टर्स 1 2 बस, और 4 का फैक्टर्स 1 2 4। तो इसमें हमें ढूंढना क्या होता है कि हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी, इस फैक्टर्स में जो बड़ी संख्याएं होंगी वो बड़ी संख्याओं को कवर करने के लिए हमें घेरना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 2 है, तो इसमें बड़ी से बड़ी, दोनों का कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोनों क्या है? कॉमन बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं 2 और 4 के फैक्टर्स में। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 2। 2 और 4 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। ये एलसीएम और ये एचसीएफ हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिले आपको। हम आगे का प्रश्न सॉल्यूशन आगे एक्सरसाइज में करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप हमेशा कंटिन्यू बने रहें। ये आपका अंक गणित संबंधित जो भी प्रमेय का थ्योरम था उसका बेसिक जानकारी हमने दिया क्लास 10th नंबर सिस्टम का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।